हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम 10th क्लास की सीबीएसई या एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। और यहाँ पे आज मैं नोट्स को लेके आपके सामने एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। चीज़ों का पूरा डिटेल आपको समझाया जाएगा। आप कोशिश करें कि चीज़ों को ध्यान से सुनें। राइट, नोट्स करने का बेनिफिट ये है कि जो चैप्टर हमने पूरा किया हुआ है उस चैप्टर को हम एक सारांश में, एक शॉर्टकट में जो है रिव्यू कर सकते हैं, जल्दी से उसे रिवाइज कर सकते हैं। और उससे बड़ा बेनिफिट होता है स्टूडेंट को, बिकॉज वो किसी भी चैप्टर को जिसमें 2 से 3 आवर्स का टाइम लगता है रिवाइज करने में, नोट्स के थ्रू हम उसे विद इन 30 मिनट से भी कम टाइम में रिव्यू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड जस्ट कंटिन्यू विद द स्टेट। सो ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यही चैप्टर आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है और इस चैप्टर के अंदर जो है काफी कुछ वहीं से लिया गया है, बेसिक चीजें वही है हमारी। ऑलराइट, और ये क्योंकि नोट्स के फॉर्म में तो मैं नोट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि जब आप इन नोट्स को खुद स्टडी करने लगे तो आपको काफी आसान हो जाए, इजी हो जाए ये चैप्टर समझना और सीखना। तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का बेसिक्स पहले ले लेते हैं। एसिड्स के बारे में जो है देखो क्या होते हैं। एसिड्स की अगर हम बात करें तो एसिड्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमें स्टडी करनी होगी। सबसे पहला पॉइंट है सोर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो फीचर होता है, दूसरा जो कैरेक्टर होता है, दे कैन चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका केमिकल फॉर्मूला HCl है। देन सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका केमिकल फॉर्मूला H2SO4 है, इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। देन आपके पास है नाइट्रिक एसिड HNO4, इसका केमिकल फॉर्मूला है। एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसे हम सिरका भी कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। ये कुछ बेसिक बातें एसिड्स के बारे में, ज्यादा डिटेल में इसमें इसलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज ये आप 7th क्लास में सीखे हुए हैं और इसका डिटेल जो है वो जो चैप्टर्स के मैंने अलग अलग पार्ट्स बना रखे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ इस चीज को रिव्यू कर रहे हैं और मेन चीजों को मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। बेस की जो प्रॉपर्टी है, दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वे होते हैं। चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड को ब्लू लिटमस में, यानी कि रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ऐसे ही अगर एसिड के अंदर आप ब्लू लिटमस डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। इसके भी कुछ एग्जांपल आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला NH4OH। तो ये हमारे कुछ बेसिक एसिड और बेस है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको मोटी मोटी समझा दी है। अब कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड और नेचर में हमें वो प्लांट या एनिमल से डायरेक्टली ऑब्टेन्ड हो जाते हैं, जैसे विनेगर। विनेगर का जो विनेगर को हम क्या बोलते हैं दिस इज एसिटिक एसिड। असल में जो विनेगर है जिसे सिरका कहा जाता है उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज आप सभी लोगों ने खाए होंगे, संतरे, इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। राइट, लेमन जो नींबू है इसमें सिट्रिक एसिड इसमें भी प्रेजेंट होता है। गॉट इट, खट्टे फलों में ज्यादातर सिट्रिक एसिड ही मिलेगा। देन टैमरिंड, इसको हम इमली कहते हैं, इसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। राइट, टोमेटो जिसे टमाटर कहा जाता है, टमाटर के अंदर जो है ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये सारे एक नंबर के MCQ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, तो आपको ये सब चीजें बहुत सीरियसली लेनी है और ध्यान देना इन चीजों पे। सोर मिल्क, खट्टा जो मिल्क होता है, यानी कि आप कर्ड कह सकते हो, दही जो होती है उसमें जो एसिड है उसको लैक्टिक एसिड कहा जाता है। राइट, एंट एंड नेटल स्टिंग, चींटियां या नेटल एक प्लांट होता है, उसके स्टिंग से जो एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है उनमें होता है मेथेनोइक एसिड। सो दीज आर सम ऑफ द आप कह सकते हो नेचुरली अकरिंग एसिड जो नेचर से हमें डायरेक्टली मिलते हैं। और ये एसिड जो है हम कह सकते हैं कंज्यूमेबल है, इन्हें हम खा सकते हैं बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक का मतलब है वो हार्मफुल नहीं होते, वो हमारी बॉडी को, ठीक है, कोई हार्म नहीं करते। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे इंडिकेटर का मतलब तो आप जानते ही हो, इंडिकेटर होता है जो किसी चीज को इंडिकेट करे, बताए कि वो चीज क्या है। तो ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ चीजें होती है जो हमें उनकी प्रॉपर्टी से, यानी कि उनके कलर चेंज से या स्मेल से वो बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस हम चेक कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है। तो दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड। So if you have to define, you can say what are indicator, acid base indicator, तो you can say they indicate the presence of acid or base in a सॉल्यूशन। कोई भी अगर सॉल्यूशन फॉर्म में आपके पास चीज दे रखी है तो वो एसिडिक नेचर की या बेसिक नेचर की, इस चीज के बारे में हमें उससे पता लगता है। लिटमस सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो लिटमस सॉल्यूशन इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इट इज पर्पल
दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट ऑफ द लाइकन। ये जो लिटमस सोल्यूशन है, लिटमस लाइकन से बनाया जाता है, ये है लाइकन्स। और लाइकन जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी और फंगस की। ऑलराइट, कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। रेड कैबेज, ये भी एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। ऑलराइट, इसमें जो कलर्ड पेटल्स होते हैं किस चीज के, पिटूनिया नाम का एक प्लांट होता है, उसके जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं वो भी, ठीक है, एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक, हल्दी सभी जानते हैं, ठीक है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके पास नेचुरल इंडिकेटर की। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन से होते हैं, ये वो इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है जो स्मेल चेंज करके हमें एसिड और बेस के नेचर को समझा सकते हैं। तो दे शो द ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, चेंज इन एसिडिक के अंदर उनका कुछ अलग स्मेल होगा और बेस के अंदर कुछ अलग होगा। इनके भी एग्जांपल, अनियन एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। क्लोव जो लॉन्ग होती है, ठीक है, उसका ऑयल जो है, दे कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो एग्जांपल्स एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और आप इन एग्जांपल पे थोड़ा फोकस रखेंगे तो दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। अब एसिड बेस इंडिकेटर के एक टेबल के बेस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे नेम ऑफ द इंडिकेटर हमारे पास रहेगा, यहाँ पे उसका कलर चेंज, जो एसिड या एसिड के अंदर वो कौन सा कलर देगा या नहीं देगा, और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम जो है कलर चेंज इन बेस के अंदर उसका कलर चेंज देख सकते हैं। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है ब्लू लिटमस सोल्यूशन, जो हमने बात की, ब्लू लिटमस एसिड में डालने पे ये रेड कलर देता है। एसिड में अगर हम इसे डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाएगा, सब्सटेंस को रेड कलर का कर देगा, बट बेस में ये कोई कलर चेंज नहीं करता। एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन जो अगर देखें, ये तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन था, ऐसे ही रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता, बट अगर हम उसको बेस में डालें तो ये ब्लू कलर का, ये वही है जिससे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के पेपर इसी सॉल्यूशन से तैयार किए जाते हैं। टर्मरिक, हल्दी जो है, ठीक है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड में इससे कोई कलर चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, बट अगर हम इसे बेस में डालेंगे तो ये रेड कलर का होगा। यानी कि अगर आप अपने घरों में बर्तन कभी आपने धोए तो जैसे हम जो खाना खाते हैं उसमें जो सब्जी हल्दी वाली रह जाती है, चिपक जाती है, उस पर साबुन लगाते हैं, तो साबुन क्या है, वो एक बेस है, तो जैसे उसको उसमें टच करते हैं तो आप देखोगे कि वो रेडिश कलर का हो जाता है। ये कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आप अपने घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। एक होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड में रेड कलर का होता है। ये टेबल आपको लर्न करना चाहिए बिकॉज इसमें से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑलराइट, एंड बेस के अंदर ये येलो कलर का इंडिकेशन देगा आपको। एक है फेनोफ्थलीन, पढ़ना और स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इसका अपना कलरलेस है, ये पानी की तरह होता है फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन, और एसिड में डालने पे ये कोई कलर नहीं देगा आपको, जबकि बेस में डालने पे पिंक कलर का हो जाता है। क्लियर? उसके बाद डाइल्यूट एसिड क्या होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसको हमने डाइल्यूट कर दिया, यानी कि पतला कर दिया है। कोई भी एसिड प्योर फॉर्म में, उसमें वाटर ऐड करके उस एसिड को हम क्या कर देते हैं, थोड़ी उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो हल्की कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन होता है एडिंग वाटर टू समथिंग इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो एसिड में अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं तो उस एसिड की स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं, मतलब उसकी वो जो एक विग्रसनेस होती है उसकी वो कम हो जाती है। सो डाइल्यूट एसिड दे कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। अब सिंपल सी बात है, इसमें पानी ज्यादा है क्योंकि हमने इसे डाइल्यूट किया है, ऑलराइट, एंड लार्ज अमाउंट इसमें वाटर रहेगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं? ऐसे एसिड जो अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, दैट मींस दीज आर द एसिड दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, जिसके अंदर एसिड की जो मात्रा है, कंसेंट्रेशन है, बहुत ज्यादा होता है, एंड वाटर का जो बेस होता है वो बहुत कम रहता है उसके अंदर। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट पे आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एसिड और बेस की हम डिस्कस करें तो एसिड को अगर हम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, यहां पे आप अपनी एनसीईआरटी के पेज नंबर 2.3 पे काफी सारी एक्टिविटी वहां पे आपको देखने को मिलेगी, वहां से आप इन चीजों को रिव्यू भी कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे ले रहा हूं, जैसे ये सपोज करो मैंने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें एक मेटल ऐड किया जिंक, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई कि एसिड में अगर हम मेटल ऐड करते हैं तो जो रिएक्शन होती है उसमें सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहां पे देखिए ये HCl में से जो क्लोरीन है, ठीक है, वो निकल गई है और जिंक के साथ जुड़ के क्या बन रही है, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। गॉट इट? इसके अलावा पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है उसको मैंने डिटेल में नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। उसका लिंक मैं जो है वो इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप वहां से आप उसको देख सकते हो। राइट? उसके बाद है HNO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड।
अगर इसमें हम मेटल डाल दें जिंक, तो ये बनाएगा जिंक नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो ना कि पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली यहां पे H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें अगर हम जिंक मेटल ऐड करें तो जिंक सल्फेट सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, राइट। उसके बाद है CH3COOH, ये आपका जो है एसिटिक एसिड है और इसके अंदर अगर हम मेटल ऐड करते हैं जिंक, तो ये बनाएगा आपके पास CH3COO होल ट्वाइस Zn, यानी कि ये बन जाएगा जिंक एसीटेट बन जाएगा आपके पास और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन है, ये शो करने के लिए जब भी आपसे केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है तो आपको सबसे पहले लिखना चाहिए कि व्हेन एसिड आर ट्रीटेड विद द मेटल दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, और फिर इनमें से कम एक या दो रिएक्शन आपको इक्वेशन के रूप में लिखने चाहिए। पॉप टेस्ट जिसको हम बोलते हैं श्योर टेस्ट, ये श्योर टेस्ट होता है किस चीज का, ठीक है, ये देखने का कि जो रिएक्शन है वो हुआ है या एसिड था या नहीं था। तो पॉप टेस्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए कि व्हेन अ बर्निंग कैंडल, अगर एक जलती हुई कैंडल हम इनमें से किसी भी एक रिएक्शन के पास ले जाए जहां ये रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पे जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। सो इफ यू ब्रॉट ए बर्निंग कैंडल नियर टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द हाइड्रोजन गैस, इट विल बर्न विद अ पॉप, मतलब एक धमाके के साउंड। अब क्योंकि बहुत थोड़ी हाइड्रोजन है तो एकदम से जल्दी से आग पकड़ेगी और पॉप करके साउंड निकलेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉप साउंड। और ये एक श्योर टेस्ट होता है, ये इंडिकेट करने का, ठीक है, कि एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है बेस की। तो बेस को अगर हम मेटल के साथ ट्रीट करें तो क्या सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन सभी केस के अंदर नहीं होता है, कुछ में ही होता है, कुछ ही होते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, इसमें हमने मेटल ऐड किया जिंक, तो रिएक्शन हुई, रिएक्शन में हमें मिल रहा है Na2ZnO2, यानी कि सोडियम जिंकेट कह सकते हो आप इसको, ये आपको यहां पे मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो दिस इज द ओनली रिएक्शन जो आप बेस और मेटल के रिएक्शन के लिए याद रख सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टी फॉर द बेसिस। ऑलराइट, इसके बाद यहां पे एक नोट में हमें बताया गया कि सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल, सभी मेटल के साथ ये रिएक्शन संभव नहीं है। दिस इज द ओनली एग्जांपल दैट यू कैन मेमोराइज एंड दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उनको तैयार कर सको अपने आप। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, वो एसिड का जो एक्शन है वो मेटल के साथ या मेटल कार्बोनेट, यानी कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 को कहते हैं, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो मेटल कार्बोनेट प्लस में एसिड जब भी रिएक्ट करेगा, ये इसका क्या हो गया, ये जनरल फॉर्म होगी कि कोई भी मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, मेटल के साथ कोई कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, जब भी हम उनको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान रखना इन बातों का, राइट। इसका एग्जांपल है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को अगर हम एसिड HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इन्होंने ऊपर देखो ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने बताई, ये प्रॉपर्टी इसी चीज को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। किसको इंडिकेट कर रही है? कि मेटल कार्बोनेट के साथ, यानी कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ क्या देगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहां पे देखिए ये मेटल कार्बोनेट है Na2CO3 जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, और एसिड यहां पे हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में, और सॉल्ट हमें मिल रहा है NaCl सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक जो हमारे घरों में यूज होता है, और साथ में निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O वाटर। सिमिलरली अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट को भी एसिड से ट्रीट करते हैं तो भी केमिकल रिएक्शन में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करेगा। बाइकार्बोनेट ही होता है जिसमें एक हाइड्रोजन आ जाती है, जैसे ये देखो NaSCO3, तो NaH, ये जो H है इसी को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो NaSCO3 दिस इज द नेम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं एसिड। तो एसिड में अगर हम बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट कोई भी ऐड करते हैं तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। गॉट माई पॉइंट। अब आते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? यहां से भी क्वेश्चन आपका बहुत फ्रीक्वेंटली निकलता है कि क्या होता है अगर ऐसा हो। तो दैट मींस इफ यू पास कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करते हैं किसके अंदर से? लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चैप्टर नंबर 1 जो केमिस्ट्री का है आपका, उसमें आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा है कि जब भी हम कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। उसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि मिल्की कलर का होता है, सॉरी नॉट मिल्की कलर का, लाइम वाटर उसको कहते हैं। और अगर हम इस लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा
जो कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, यानी कि पानी अलग होगा और ये आपको मिल्की अपीयरेंस आ जाएगी, सिंपल टर्म में मैं कह सकता हूं, प्लस में वाटर प्रोड्यूस होगा। इसे बोलते हैं लाइम टेस्ट, कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से लाइम वाटर, ये कॉमन नेम है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इसका केमिकल नेम है, कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट यानी कि वो मिल्की कर देगा लाइम वाटर को, और वाटर जो है वो सेपरेट होगा और वो पार्टिकल जो व्हाइट है वो अलग से फ्लोट करेंगे उसके अंदर। ऑलराइट, उसके बाद अगर आगे देखें तो ऑन पासिंग द एक्सेस, अगर अब ये तो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, बट अगर हम एक्सेस का मतलब है जरूरत से ज्यादा बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी में पास करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो जाएगा। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास बना था, ये CaCO3 है, ऊपर वाले पे आ जाइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने CO2 पास की, कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम और CO2 पास करें और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करने की कोशिश करें तो ये रिएक्शन में बदलाव हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर इसमें ऑलरेडी था, यानी कि यही पॉइंट है जो यहां से मैंने उठा के यहां रख दिया है, और फिर और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास की जा रही है। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसकी मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, CaSCO3, ऑलराइट, होल ट्वाइस। इसको थोड़ा केमिस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज है, उसको पढ़ना भी थोड़ा सा आप सीख ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ऑलराइट, और ये सॉल्युबल, अब इसकी मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। तो डिसअपियर होने का मतलब है अब ये सॉल्ट बदल गया है, ये पहले कैल्शियम कार्बोनेट था और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर। ऑलराइट, अब नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़नी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जो एक एसिड और बेस को रिएक्ट करने पे होती है। कब, जब भी हम कोई एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं उनके बीच में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि वो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और अपनी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए खो देते हैं और एक नई चीज में बदल जाते हैं, सॉल्ट, इसीलिए केमिकल चेंज है। सो व्हेनेवर देयर इज ए, डेफिनेशन क्या बनेगी, यहां देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इफेक्ट ऑफ द बेस इज नलिफाइड बाय द एसिड। तो एसिड और बेस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को, और इस वजह से एसिड और बेस की प्रॉपर्टी चेंज होकर एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है, सॉल्ट। यहां पे हमारे पास एक बेस का एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनके बीच में इन दोनों को हम एक्वस फॉर्म में लेंगे, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हमें NaCl नमक मिलेगा, खाने का नमक जो हमारे किचन में यूज होता है उसको हम NaCl केमिकल फॉर्मूला, और इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। वाटर को आप भाप बना के उड़ा दो तो आपको नमक मिल जाएगा, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड विद द एसिड। जो मेटल ऑक्साइड है वो भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड, ठीक है, प्लस में एसिड, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम कि मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। अब उस मेटल ऑक्साइड में अगर हम कोई एसिड ऐड कर दें, जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है, कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड बना, दिस इज मेटल ऑक्साइड। इसमें हमने एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप कोई भी एसिड ले सकते हो, तो हमें मिलना चाहिए सॉल्ट, और सॉल्ट यहां पे है CuCl2, दैट इज कॉल्ड कॉपर क्लोराइड, और साथ में वाटर, एंड दिस इज द वाटर। तो ये रिएक्शन, ये जो है ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है, और इसमें कोई भी आप मेटल ऑक्साइड रखो, कोई भी एसिड रखो, तो एक सॉल्ट मिलेगा उसके रेस्पेक्टिव में और वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नोट करने वाली बात यह है कि अपीयरेंस ऑफ द ब्लू ग्रीन कलर, जो ब्लू ग्रीन कलर होता है सॉल्यूशन का, ठीक है, वो दिखाई देगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द CuCl2, यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड था ये मेटल था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो जो नया सॉल्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड का, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, एंड ये इंडिकेट करता है कि केमिकल चेंज हुआ है। इसके बाद हमारे पास है मेटेलिक ऑक्साइड आर said to be basic। जितने भी मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके जो मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और जितने नॉन मेटल है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं तो सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहां पे मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर व्हेनेवर वी ट्रीट देम विद द एसिड। अब वो बेस है, ये इसी से पता लग रहा है कि एसिड तभी रिएक्ट करेगा उनके साथ जब वो बेस होंगे, और बेस और एसिड के बीच में सॉल्ट और वाटर मिलता है, जो कि हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का फंडामेंटल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर हम नॉन मेटेलिक यानी कि मेटल ना लेकर के नॉन मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लें, ठीक है, और उनको बेस के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा,
तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होगा उसमें भी सॉल्ट और वाटर मिलता है, लेकिन यहां पे भी केस हमेशा ऐसा नहीं मिलता, कुछ में है, जैसे इससे पहले हमने बेस की प्रॉपर्टी में देखा था। तो यहां पे हमने एक बेस लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिस केमिकल फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। होल का मतलब है कि ये O और H दोनों पे ट्वाइस, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट्स कॉल्ड OH होल ट्वाइस। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और ये हमने लिया बेस। बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, सॉल्ट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है आपको और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है, आप इन्हें सुनने के बाद लिख के प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे मैं बता रहा हूं, इनकी लैंग्वेज, केमिस्ट्री की अपनी एक भाषा है, ठीक है, फॉर्मूले को रीड करने की, फॉर्मूले को तैयार करने की। अब देखो यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस ये कैसे पढ़ा जाता है, जो बच्चा सुनता नहीं होगा, समझता नहीं होगा, वो क्या करेगा, CaOH फिर लिखेगा 2। अब ये 2 नीचे आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, कंफ्यूजन है। तो ये एज इट इज आपको चीजें सीखनी चाहिए एज इट इज, तभी जाके आपका कंफर्मेशन क्लियर रहता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारे पास है, यहां पे भी कुछ बातें हम करेंगे, जैसे यहां पे भी कुछ नोट करने वाली चीज है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक। जैसे मैंने बताया कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज अगर आप उनको बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब एक एसिड एक बेस है, तभी तो वो रिएक्शन कर रहे हैं और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, जिनमें भी एसिड होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। गॉट इट। और इस चीज को समझने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पेज नंबर 22 पे एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को लैब में करवाया जाता है, वहां से आप ये प्रॉपर्टीज को क्लेरिफाई कर पाओगे जब आप लैब की फंडामेंटल्स को समझोगे। अब ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट, यानी कि अगर हम क्या करें, एक एसिड लें और एसिड के अंदर जो है वो 2 वायर लगा ले, एक बल्ब लगा ले, तो आप देखोगे उसमें हल्का सा ग्लो आएगा। इससे पता लगता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसके अलावा अगर हम एक सेल कंडक्ट करके उसमें लगाए तो भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर हम एसिड को पानी में डालें या बेस को डालें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या नेचर देगा, तो एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ध्यान देना, जब भी एसिड को हम वाटर में ऐड करते हैं या वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो वो एसिड क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन, जिनको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ऑलराइट, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो व्हेनेवर वी ऐड वाटर टू द एसिड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और यही पॉजिटिव चार्ज है जो पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे और जिसमें से वो निकला है ऑक्सीजन उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और जैसे यहाँ पे देखिए ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें अगर H2O वाटर ऐड किया तो ये हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं H3O+ आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पाथ देगा, बिकॉज इट इज ए कंडक्टिंग नेचर बाय। सो ये H3O+ आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ध्यान दीजिएगा, इन्हें क्या कहते हैं, दे आर नोन एज द हाइड्रोनियम आयन। एंड हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, H+ आयन हाइड्रोजन आयन, H3O+ आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब यहां पे आ जाओ, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, कभी भी हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं होते, ठीक है। इट एग्जिस्ट, H+ एक्वस पानी में ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं एसिड में से, और ये H+ आयन जैसे ही वाटर के साथ जुड़ते हैं तो H2O किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O+ चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो सिंपल टर्म में ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमने एसिड को वाटर में डाला तो एसिड ने रिलीज किया H+ आयन, और वाटर के पास H2O था, 1+H यहां पे जुड़ जाए तो H3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास -2 था और +3 यहां पे हाइड्रोजन का हो गया, तो +3 -2 चार्ज बचेगा +1 का, तो H3O+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस की अगर हम बात करें तो बेस को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, इन्हें कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, राइट। ऑलराइट, जैसे ये सपोज करो, यहाँ पे एक एग्जांपल से इस बात को समझ सकते हैं। हमने लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें हमने ऐड किया वाटर, तो क्या बनेगा, सोडियम आयन बनेगा प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, ठीक है। KOH अगर हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो ये देखो मेटल वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो H2O का के साथ ये OH जब रिलीज होगा तो ये नेगेटिव OH- आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ये भी हमारे पास क्या है, बेस है। ये सारे NaOH, KOH
और MgOH होल ट्वाइस, ये सारे बेस हैं इनका। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी वाटर ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम आयन मेटेलिक चार्ज वाले अलग हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ, और OH आयन इसमें भी निकलेगा। तो आप देख पा रहे हो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी हम बेस के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो OH आयन हर जगह पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही जैसे जब भी हम क्या करते हैं, एसिड के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन आयन हमें मिलते हैं और वो मिलकर बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, अब आते हैं एल्कलीज क्या होते हैं। अब ये एक नई टर्म है और यहां से भी क्वेश्चन निकलता है और क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। जितने भी बेस हैं, ठीक है, बेस क्या होता है, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड बेस होता है बाय नेचर, बट अगर उसको हम पानी में डिसॉल्व करें तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हमेशा, ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, कुछ ही होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एल्कलीज। तो व्हाट आर एल्कलीज? बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, वो बेस जो पानी में डालने पे घुल जाए उन्हीं को एल्कलीज कहते हैं। तो एन एल्कली इज ए बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। तो एक एल्कली वो बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होता है। और कुछ कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे एल्कलीज के। NaOH वाटर में सॉल्युबल होता है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये बेस तो है लेकिन क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो अ एल्कली, राइट। सिमिलरली KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में डिसॉल्व होता है तो ये भी क्या हुआ, एल्कली हुआ। सिमिलरली CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर सॉल्युबल है तो इट इज आल्सो एल्कली। तो व्हाट आर एल्कली, यहां पे देखिए एल्कलीज इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, ऑलराइट। ऐसे ही NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर में सॉल्युबल है तो ये भी क्या है, एल्कली है। अब एक सवाल हमारे पास आता है जो रीजनिंग में आता है क्वेश्चन, वो पूछते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली, जस्टिफाई। यानी कि जितने एल्कली है वो तो बेस है लेकिन सारे के सारे बेस एल्कली नहीं होते, ऐसा क्यों है? इसका जवाब है, ठीक है, वो ये है कि ओनली दोज बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, एज ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर सो ऑल द बेसिस कांट बी एल्कलीज, राइट। प्रिकॉशन जो है जब हमें रखनी होती है कि व्हेन वी मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद द कांस्टेंट स्टीयरिंग। याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, प्रिकॉशन ये है, इस बात को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जब भी हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या करना चाहिए, पानी को एसिड में डालना चाहिए या एसिड को पानी में डालना चाहिए। आपको पता है कि एसिड बहुत रिएक्टिव होता है और जब एसिड और पानी को मिलाते हैं तो इतनी हीट पैदा होती है कि अगर हमने गलत तरीका अपनाया तो वो ब्लास्ट हो जाएगा वहां पे और वो एसिड पूरा बॉडी के ऊपर गिर के आपको बर्न कर देगा, जला देगा। बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं दुनिया में। सो क्या करना चाहिए हमें, वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, जब भी एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो व्हाट वी हैव टू डू, एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड टू वाटर। एसिड को डालना चाहिए वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। इसका कारण बताता हूं। देखो एसिड क्या करता है, आग बुझाता है ना, नहीं, एसिड आग नहीं बुझाता, वाटर आग बुझाता है। पानी को हम आग बुझाने में यूज करते हैं, गॉट इट। तो यहां पे सिंपल सी बात है, अगर हम एसिड को डालेंगे पानी में तो पानी तो पहले से ज्यादा मात्रा में, एसिड धीरे धीरे जाएगा तो रिएक्शन स्लो होगी। बट अगर हमने बहुत रिएक्टिव सब्सटेंस एसिड के अंदर पानी मिलाया तो इतनी विग्रस रिएक्शन होगी कि वहां पे हीट जनरेट होगी और ब्लास्ट हो सकता है एंड दैट कुड बी ए एक्सीडेंट। तो ये पॉइंट याद रखना, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि व्हेन एसिड और बेस इज मिक्स्ड, तो हमें पता है कि जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, वो एक सॉल्ट बनाते हैं और इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। तो यहां पे असल में वो डाइल्यूट होते हैं, यानी कि कभी भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को डायरेक्टली मिक्स नहीं करते, वहां पे भी रिएक्शन विग्रस हो सकती है। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में रिएक्शन करवाई जाती है, यानी कि एसिड में पानी मिला के उसको पतला किया जाता है, बेस में पानी मिला के उसे पतला किया जाता है, फिर दोनों को मिक्स करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये बता रहे कि व्हेन एसिड और बेस मिक्स्ड विद द वाटर, ठीक है, दे बिकम डाइल्यूट, तो वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब पतले हो जाते हैं, अपनी उनकी प्रॉपर्टी वीक हो जाती है। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज द कंसेंट्रेशन, इससे हाइड्रोजन H3O+ आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और OH, अब देखो H3O+ ये एसिड का पार्ट है, एसिड से निकलता है, और OH हाइड्रोक्साइड आयन बेस का है। तो ये दोनों की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड
ठीक है, एंड बेस रेस्पेक्टिवली, एंड दैट्स व्हाई वो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है या उनका जो नेचर होता है वो स्मूथ हो जाता है, स्ट्रॉन्ग नेचर नहीं रहता। अब बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। स्ट्रेंथ मतलब कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेस और एसिड को हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, दो कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक एसिड। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो बताता हूं एक एक करके। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हमने किसी एसिड के अंदर वाटर ऐड किया तो उसने कितने हाइड्रोजन, मान लो उस एसिड के पास 10 हाइड्रोजन थे और उसने 10 के 10 हाइड्रोजन को जो है वो H+ आयन में कन्वर्ट कर दिया, तो उस एसिड को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी एसिड के पास 10 हाइड्रोजन के एटम्स थे और उसने वाटर ऐड करने के बाद 10 में से सिर्फ 2 ही निकाले, तो ऐसा एसिड क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। सेम जो है वो OH हाइड्रोक्साइड आयन के लिए भी अप्लाई होता है, ये बेस के लिए, कि बेस में जब वाटर ऐड करते हैं तो कितने हाइड्रोजन आयन फ्री करता है, रिलीज करता है उस वाटर के अंदर। अगर वो सारे करता है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर वो सारे ना करके कम करता है तो वो कैसा माना जाएगा, वीक माना जाएगा। तो स्ट्रेंथ जो होती है वो एसिड की और बेस की, वो उनके इस बात पे डिपेंड करता है कि हाउ मेनी ions they release when they added to water या water added to them. So with the help of the universal indicator, अब अभी थोड़ी देर पहले हमने इंडिकेटर पढ़े थे, लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर भी है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। So we find the strength of an acid or base and this indicator is called pH scale. P का मतलब होता है पावर और H का मतलब होता है हाइड्रोजन और स्केल होता है मेजर। तो जो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस मेजर कर सके उसे बोलते हैं हम pH स्केल। और ऐसा स्केल आपकी एनसीईआरटी की बुक पे भी है। 7 पे जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 से वैल्यू ऊपर जाती है pH स्केल पे तो बेस की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, और 7 से नीचे आती है तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। जितनी वैल्यू 0 के क्लोज होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितनी वैल्यू 14 के क्लोज होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर 7 होगी तो न्यूट्रल होगा। वाटर जो है न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना ही वो बेस में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं pH। pH का मतलब मैंने अभी आपको बताया, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। एक ऐसा स्केल जो हमें ये बताता है कि वाटर में ऐड करने पे कोई एसिड कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं pH, राइट। pH का मीनिंग यहां पे देखो, पोटेंस इन जर्मन मींस पावर। तो पोटेंस मतलब पोटेंशियल, कितनी पावर है हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने की किसी एसिड की, उसी को हम बोलते हैं pH। एंड दिस स्केल मेजर, ये जो स्केल है वो 0 से लेके, 0 जो है एसिडिक नेचर को बहुत स्ट्रॉन्ग बताता है, और 14 ठीक है जो कि एल्कलाइन बेस नेचर को बताता है, 7 जो होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और ऐसा इस तरीके का एक स्केल जिसमें हम इस तरीके की वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं पीएच पेपर। पीएच पेपर क्या होता है, ये ऐसी स्ट्रिप्स होती है जिनको जब हम एसिड या बेस में डिप करते हैं और उसके कलर को चेक करते हैं, मैच करते हैं। आपने टीवी पे जो है ऐड देखा होगा, ठीक है, एक क्रीम का ऐड आता है जिसमें स्केल देते हैं कि आपकी स्किन कितनी गोरी हो गई, कितनी डार्क हो गई। तो इसी तरीके से पीएच स्केल भी होता है, वो भी ये बताता है कि जो कलर जैसे चेंज होगा उस कलर से हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो पेपर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पीएच वैल्यू इज कॉल्ड पीएच पेपर कहते हैं उसको, राइट। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है। पीएच वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये पीएच वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे पीएच पेपर का कलर है, यहाँ पे जो है नेचर ऑफ सॉल्यूशन हम पता लगा सकते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन का पता लग सकता है। अगर देखो पीएच किसी की आ रही है 0, मतलब आपने स्केल पे मेजर किया और कंपेयर किया तो वो जो कलर है वो 0 के साथ मैच हो रहा है, डार्क रेड कलर का होगा वो, तो 0, इसका मतलब वो हाईली एसिडिक, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और उसकी कंसेंट्रेशन यानी कि बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा जब भी वाटर में ऐड किया जाएगा। और अब क्योंकि वो हाईली एसिडिक है तो इसका मतलब बेसिक नेचर क्या होगा उसका, 0 या वेरी लो। अगर पीएच किसी चीज की है 4, मान लो पीएच आपने देखी और वो आ रही है 4 पीएच स्केल पे, तो ऑरेंज और येलो कलर का उसका पीएच पेपर का कलर दिखाई देगा, ये भी एसिडिक होगा, ठीक है, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही माना जाएगा, ठीक है। अगर 7 आ रही है तो आपके पास पीएच पेपर का कलर हो जाएगा ग्रीन, और ग्रीन का मतलब है वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेस है, दोनों जगह पे इक्वल वैल्यू है उसकी। अगर पीएच वैल्यू आती है किसी जगह पे, आपको पीएच पेपर पे वैल्यू मिलती है 10, तो ये जो है नेचर इसका क्या है, ये एल्कलाइन है, यानी कि बेसिक नेचर है, एसिड इसमें बहुत कम है और बेस बहुत हाई है, हाइड्रोक्साइड आयन बहुत रिलीज करेगा।
अगर 14 है तो जितना ज्यादा वैल्यू होगी डार्क ब्लू कलर उसका पेपर का हो जाएगा, ये हाईली बेसिक नेचर का होगा, इसमें ऐसे H+ आयन 0 होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन हाँ OH आयन जो होंगे हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। ठीक है, तो अब इन सब चीजों से हम क्या क्लेरिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर ऐड करने पे वो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। इसके एग्जांपल आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड याद रखने हैं। ठीक है, वीक एसिड्स क्या होते हैं, ये वो एसिड्स होते हैं जिनमें अगर हम वाटर ऐड करें तो ये हाइड्रोजन आयन जो है यानी कि हाइड्रोजन जो होती है वो बहुत कम रिलीज करते हैं। इसके एग्जांपल आप रख सकते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड है आपके पास, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो कोक या पेप्सी उसमें जो एसिड होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है H2CO3। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो दे आर द बेसिस दैट गिव राइज, जिनको अगर हम वाटर ऐड करें तो बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन रिलीज करते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल आपको याद रखने हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस जो है जो बहुत कम हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे अगर इनमें वाटर ऐड किया जाए, इसका एक ही एग्जांपल फिलहाल आपके पास है और वो है NH4OH जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक को इंडिकेट करता है, राइट। अब सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी 3-3 नंबर के आपके सॉल्ट में से ही पूछे जाते हैं। सो दिस इज द टॉपिक अबाउट, ये उस टॉपिक की हम बात करेंगे यहाँ पे, ऑलराइट। सो सॉल्ट और उनका डेरिवेशन क्यों कैसे बनते हैं, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे इस टेबल में यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम ऑफ द सॉल्ट में बताऊंगा, यहाँ पे उसका केमिकल फॉर्मूला होगा, यहाँ पे उससे निकलने वाला एक एग्जांपल हम लेंगे और किससे वो निकाला गया, किस एसिड से बना है वो हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला है K2SO4। पोटेशियम सल्फेट केमिकल फॉर्मूला है K2SO4 और कहां से इस कैसे बनाया जाता है, KOH और H2SO4 को मिक्स करके बनाया जाता है, यानी कि KOH जो कि बेस है और H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो एसिड और बेस का रिएक्शन क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट बनाएगा। और ये सॉल्ट होगा, ये देखो यहां से K निकल रहा है और यहां से SO4 आ रहा है और ये बनके ठीक है K2SO4 बन रहा है और ये जो OH और एक H है तो ये मिलके क्या बना रहा है, वाटर। तो आपको पता है कि जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है Na2SO4। ये बनाया जाता है, जो बेस इसमें हम लेते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे Na सोडियम मेटल यहाँ से आ रहा है और SO4 यहाँ से आ रहा है तो Na2SO4 बन जाएगा और ये OH और H2 मिलके H2O बनाएगा आपका। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। इसको बनाया जाता है बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड HCl से, राइट। उसके बाद आते हैं अमोनियम क्लोराइड, ये भी हमारे पास एक ठीक है सॉल्ट होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला NH4Cl है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम बेस लेते हैं NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिड HCl और इससे देखिए ये NH4 यहां से बेस में से आ रहा है और Cl यहां से, तो ये NH4Cl बन जाएगा और ये OH और H मिलके H2 वाटर बना लेगा, ऑलराइट। तो यहां पे क्या बात समझने वाली है कि NaCl ठीक है Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द सोडियम सॉल्ट, क्योंकि सोडियम इसमें मेन मेटल पार्ट क्या है, सोडियम, इसलिए इसको बोलेंगे सोडियम फैमिली। ठीक है, सिमिलरली NaCl और KCl जो है वो क्लोराइड फैमिली से, क्योंकि जो भी एसिडिक पार्ट इसमें जुड़ा होगा उसी फैमिली का होगा। अब NaCl में और Na2SO4 के अंदर ठीक है इन दोनों के अंदर जो है सोडियम सॉल्ट है बिकॉज ये सोडियम से निकले हुए हैं। और NaCl और KCl की अगर हम बात करें तो ये क्लोराइड है क्योंकि इन दोनों में क्लोरीन कॉमन आपको दिखाई दे रही है। अब पीएच स्केल की डेली लाइफ में क्या वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ के अंदर जो पीएच है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या हमारे शरीर के अंदर पीएच वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस है, ऑब्वियसली है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपने लाइफ प्रोसेसेस के अंदर ह्यूमन के अंदर क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन पढ़ा था, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया था, उसी का यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर आउट किया गया है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत क्लोजली रिलेटेड है, सगी बहन है, ये एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करती है। अगर किसी का पीएच खराब हो जाए तो आप खाना खाओगे, डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्ली नहीं होगी एंड दैट विल बी रियली अ सीरियस प्रॉब्लम,
ऑलराइट। इन केस ऑफ इंडाइजेशन, इंडाइजेशन क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं पेट में गैस बन गई, ठीक है, या बदहजमी हो गई, तो वहां पे एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है जब पेट के अंदर, तो एसिड की वजह से जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, आपको पेट के अंदर एक इरिटेशन या पेन फील होता है, जिसको बोलते हैं कि पेट में गैस बन गई। असल में वो गैस नहीं बन रही है, हमारे स्टमक में जो है, हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, और जब आप ऑयली खाना खाते हैं तो वो एसिड जरूरत से ज्यादा रिलीज होता है, और उस वजह से वो एसिड फिर हमारे स्टमक से ऊपर गले की तरफ आता है, और उसी को हम इरिटेशन या जलन कहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इंडाइजेशन। सो टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम द पेन हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है, एंटा अगेंस्ट एसिड, तो एसिड के अगेंस्ट जो काम करेंगे उनको बोलेंगे एंटासिड। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज, अब ये एंटासिड जो है बेसिक नेचर के होते हैं, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ है पेट के अंदर, जैसे हम एंटासिड लेते हैं वो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हुआ, क्योंकि एंटासिड बेसिक नेचर का है, और वो एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा, और वो एक्सेस एसिड जो है वो कम होने लगेगा और आपकी बॉडी को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इनो, ये सब गोलियां, इस सारी चीजों के अंदर क्या है, ये सब के सब एंटासिड होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे घरों में जो एक मेडिसिन यूज की जाती है, ठीक है, डाइजीन, और वो डाइजीन जो है वो भी एक तरीके का एंटासिड है, राइट। पीएच ऑफ एसिड रेन, अब जो रेन तो होती है पता है हमें, लेकिन बहुत सारे व्हीकल जो चलते हैं उनसे जो बहुत सारी गैसेस निकलती है, जिसमें आपको अब सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जब एयर में जाती है और बारिश होती है तो बारिश के साथ, पानी के साथ मिलके ये एसिडिक में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड थी वो सल्फ्रिक एसिड या सल्फरस एसिड बनाती है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी वो नाइट्रोजन वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाएगी, और फिर ये एसिड जो रेन है ये एसिडिक नेचर की मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो पीएच होती है वो 5.6 से नीचे आ जाती है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन, ऑलराइट। एंड व्हेन दिस एसिडिक रेन फ्लोज इनटू रिवर, जब ये पानी बारिश का नीचे गिरता है और नदियों में जाता है तो ये उस वाटर को भी एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है, फिश एंड ऑल दैट, उनको एसिडिक वाटर से प्रॉब्लम होती है, तो उनकी बॉडी उसे रजिस्ट नहीं कर पाती और उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस आती है, तो दिस इज अगेन हार्मफुल। ताजमहल या जो भी आप कह सकते हो मार्बल से बनी हुई चीजें, उन पे जब एसिड गिरता है तो वो असल में जो मार्बल है वो कुछ नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, तो पीला पड़ने लगता है। इसी वजह से आगरा में जो ताजमहल के आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज थी जिसमें से इस तरीके की हार्मफुल गैसेज निकलती थी वो बंद कर दी गई, ताकि ताजमहल को प्रोटेक्ट किया जा सके, एसिड रेन से प्रोटेक्ट हो सके। पीएच सॉइल की भी पीएच चेंज होती है, क्योंकि अगर ऐसा बारिश सॉइल के अंदर गिरेगी जो एसिडिक है तो सॉइल के नेचर को एसिडिक कर देगी, और फिर प्लांट की ग्रोथ उसमें नहीं होगी, तो प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच। जो प्लांट है वो एक खास तरीके की पीएच रेंज में ही ग्रो करते हैं। सो इफ द पीएच ऑफ द सॉइल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस इज लेस और मोर, अगर वो बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो फार्मर जो है उस जगह पे, ठीक है, सुटेबल फर्टिलाइजर डाल के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड दैट्स हाउ, ठीक है, दैट कुड बी ऑल्सो अ प्रॉब्लम। क्योंकि अब आप देख सकते हो ना पीएच की हर जगह, हमारे बॉडी के अंदर पीएच की जो है वो इंपॉर्टेंस आप देख पा रहे हो। एसिड रेन उस यहाँ पे भी पीएच आ रहा है, सॉइल के अंदर भी पीएच की कंडीशन है आपके पास, राइट। उसके बाद आता है आवर बॉडी फंक्शन बिटवीन द रेंज ऑफ 7 to 7.8। याद रखिएगा हमारी बॉडी कितनी पीएच पे काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको 7 से 7.8 चाहिए, यानी कि ये 7 न्यूट्रल है और 7.8 स्लाइटली बेसिक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो अपने आप ही डैमेज होने लग जाएगी, एंड दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये जो नैरो रेंज है उसे मेंटेन करती है हमारी बॉडी, एंड दैट्स व्हाई, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, टूथ डिके का नाम शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे। टूथ डिके क्या होता है, यानी कि दांतों के अंदर जो सड़न होती है, गलने लगता है, उसी को टूथ डिके कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पीएच का रोल है। आपको पता है जो खाना हम खाते हैं उसमें खाना खाने के बाद हम जनरली ब्रश नहीं करते बहुत सारे लोग, तो क्या होता है रात को जब आप सो जाते हो आपका मुंह बंद होता है, मुंह बंद होता है तो आपके मुंह के अंदर बहुत सारा जो खाना है वो दांतों में इकट्ठा हो जाता है, चिपका होता है, और जब मुंह बंद होगा तो सांस तो आप नाक से ले रहे हो, तो बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक नेचर के होते हैं, यानी कि उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, वो बिना ऑक्सीजन के अच्छा काम करते, तो बैक्टीरिया की पार्टी शुरू हो जाती है आपके मुंह के अंदर, क्योंकि वो आपके मुंह में बहुत सारे प्रेजेंट है।
तो जैसे ही आपका फूड आपने खाया और दांतों में वो फंसा हुआ है तो रात भर वो जो है दावत उड़ाते हैं आपके फूड पे, जो है वो उस फूड को वो अपना फूड समझ के खाने लगते हैं, तो दांतों में चिपका होता है। और अब बैक्टीरिया का नेचर क्या है कि जब भी वो अपना फूड लेता है तो उसके पास माउथ, हाथ, पैर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी से एक एसिड रिलीज करते हैं और वो एसिड उस फूड को डिसॉल्व करके, डिग्रेड करके, उसको शुगर में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसे फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो एसिड है, ये एसिड हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही वो एसिड हमारे दांतों पे गिरता है, जो टीथ है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है व्हाइट कलर की, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट एनेमल, वो उसको डिके करने लगता है और इस वजह से दांतों का कलर पीला पड़ने लगता है और दांतों के अंदर सड़न होती है, दांतों के जड़ों तक ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं और इसी को कहते हैं टूथ डिके। ठीक है, उसके लिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो टूथपेस्ट का बेस और जो बैक्टीरिया का एसिड है, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो न्यूट्रलाइज करके उन सड़न को कम करते हैं। इसीलिए जितना हो सके 2 से 3 बार आपको ब्रश करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए, उससे न्यूट्रलाइजेशन होगा और टीथ आपका सेफ रहेगा। तो टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए भी हमें यहाँ पे पीएच की इंपॉर्टेंस को समझने को मिल रहा है। ऐसे ही बी स्टिंग, जो मधुमक्खियां होती है, ठीक है, और कुछ एक नेटल प्लांट होते हैं, ये जंगलों में मिलते हैं, इनके अंदर भी एक एसिड होता है। ये जब कोई भी बी हमें स्टिंग करती है, काटती है, तो उसके बाद बहुत इरिटेशन होता है, पेन होता है और जलन होती है और बॉडी के चारों तरफ जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, रेडनिंग आ जाती है, बहुत इरिटेटिंग होता है। क्योंकि ये क्या करती है, ये एक खास तरीके का एसिड हमारे बॉडी में रिलीज करती है उस बाइट से या उस स्टिंग से, जिसे बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। ठीक है, और वो काफी पेनफुल होता है बिकॉज वो बहुत इरिटेटिंग होता है, इरिटेशन होती है, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है। सो व्हेन वी यूज अ वीक बेस, अब होता क्या है कि अगर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको में से कोई किसी को या कोई भी आपके नॉन टू में ऐसा हो कि मधुमक्खी ने काट लिया या नेटल स्टिंग से उसको लग गया है, तो आपको क्या करना है, ये रिलीज कर रहे हैं एसिड, हम इसमें बेस लगा के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन में डाल देंगे और उससे उस एसिड का असर खत्म हो जाएगा और वो इरिटेशन और पेन में उसे क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, ठीक है, जो आपको समझना है। अब न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट होते हैं और बेसिक सॉल्ट होते हैं। देखो न्यूट्रल सॉल्ट कौन से होते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम मिक्स करते हैं तो उस सॉल्ट को बोलते हैं हम, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जांपल देखिए NaCl और कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच आपको हमेशा 7 मिलनी चाहिए, तभी तो न्यूट्रल है, क्योंकि 7 का मतलब है न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेस। अगर एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर एक वीक बेस के साथ रिएक्शन किया जाए तो वहां पे पीएच वैल्यू 7 से कम निकलेगी। अब 7 से कम एसिडिक होता है, इसलिए ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट माने जाएंगे। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये 2 एग्जाम्पल आपके पास इसके होंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें और वीक एसिड ले लें और रिएक्शन करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे जो रिएक्शन करके जो सॉल्ट मिलेगा उसकी पीएच 7 से बड़ी होगी, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था तो स्ट्रॉन्ग की वजह से स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रहेगी, बेस की रहेगी। और ऐसे सॉल्ट को जिसमें नेचर 7 से ऊपर होगा पीएच का, वो बेसिक सॉल्ट है। और इसके एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CH3COONA, यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ऑलराइट, आप कुछ केमिकल जो है वो फ्रॉम दैट ऑफ द कॉमन सॉल्ट, बहुत सारे केमिकल हम कॉमन सॉल्ट से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें देखना पड़ेगा। तो यहां से आगे का पार्ट मैं बाद में बनाऊंगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारा वीडियो लगभग 50 मिनट के अराउंड हो गया है, तो आई एम जस्ट पुटिंग अप टू हियर। और अगले उसमें हम जितने भी टाइप के सॉल्ट हैं उनकी प्रिपरेशन, उनके केमिकल फॉर्मूले, ठीक है, उनके यूजेस इंपॉर्टेंट, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम में आती है चीजें इनमें से, वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके और मैं आपके लिए इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। क्योंकि जब मेरा मॉरल ऊंचा रहेगा तभी तो मैं आपके लिए अच्छा काम करूंगा। इसलिए ठीक है, प्लीज, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लग रहा है, आपको सारा कंटेंट फ्री में मिल रहा है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ठीक है, और वो ये करना है कि मुझे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले। वो जरूरी है कि आप मुझे मेरी क्या करो, मुझे इंस्पायर करो अच्छे काम करने के लिए और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे का पार्ट लेके। ओके।